जोधपुर में बवाल को लेकर चरम पर सियासत। जोधपुर में जो तनाव पैदा हुआ है कल देर रात से वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग शांति बनाए रखें। तुष्टीकरण बनाम धार्मिक ध्रुवीकरण की लड़ाई फिर हुई तेज। इस प्रदेश में अशांति और जिस तरीके की कानून व्यवस्था भंग हुई है वो प्रदेश के लिए चुनौतीपूर्ण भी और चिंताजनक भी है। करौली राजगढ़ के बाद अब जोधपुर को लेकर बीजेपी हमलावर। इसका जवाब मुख्यमंत्री स्वयं आपको ही देना है कि वो आपकी विधानसभा, आपका गृह जिला है। विपक्ष सरकार पर लगा रहा तुष्टीकरण और भेदभाव के आरोप। तुष्टीकरण की ये जो राजनीति है जिसमें भड़काने का काम राजस्थान की सरकार कर रही है, पूरे राजस्थान को मानो तालिबान जैसा बना दिया। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस का प्रत्यारोप। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के लोग एक षड्यंत्र के तहत वहां के अमन चैन और शांति को भंग कर रहे हैं। बीजेपी पर वोटों के लिए समाज में खाई पैदा करने के आरोप। हम कहते हैं, हम भी उन पर आरोप लगाते हैं। आरोपों से काम चलने वाला नहीं है। सीएम ने उपद्रवियों से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। ऐसे कोई तत्व एंटी सोशल एलिमेंट आते हैं तो सख्ती से निपटा जाएगा, ये मैंने पुलिस को निर्देश दे दिए हैं। उच्चाधिकारियों ने जोधपुर में डेरा डाला। शांति बहाली में जुटा सरकारी अमला। जोधपुर को लगी किसकी नजर? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। करौली राजगढ़ के बाद अब जोधपुर में समाज में उभरी दरारें चिंतित करने वाली हैं। सियासत तो खैर ऐसी घटनाओं से मिलने वाले दाने पानी से बाग होती ही है, लेकिन समाज के बुद्धिजीवियों के तबके के माथे पर भी चिंता की लकीरें लाजमी हैं। जोधपुर के उपद्रव में कौन गलती पर है, इसको तय करना एजेंसियों और कानून के दायरे की बात है, लेकिन जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं वो हमारी सोच को इस तरह से भी झकझोरती हैं कि और सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो रास्ता हमें कहाँ लेकर जाएगा। कांग्रेस इसके लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराती है तो विपक्ष इसके लिए सरकार के तुष्टीकरण को जिम्मेदार बताता है। आज प्राइम डिबेट में इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि जोधपुर की अपनायत को किसकी लगी नजर। जानबूझकर माहौल बिगाड़ने के आरोप कितने सही, और दिलों के बीच की दूरी को पाटने के लिए अब क्या उपाय हों। मनीष पारिक साहब हैं हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। कांग्रेस से आर तिवारी साहब हमारे साथ हैं और महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। बहुत स्वागत है आप सभी का। तिवारी जी, एक समाज के तौर पर आपकी, हमारी, हम सब की नाकामी को तो ये घटनाएं बताती ही हैं, लेकिन पुलिस की नाकामी, सरकार की नाकामी, सरकार की रीति नीति की नाकामी, पुलिस की चुस्ती दुरुस्ती की नाकामी, ये सब नाकामियाँ भी क्या इस समाज की नाकामी घुली मिली में नहीं है? तिवारी जी। जेपी शर्मा साहब, सबसे पहले तो मैं देश के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इंसानियत सबसे बड़ी होती है और हैवानियत सबसे खराब होती है। इंसान को इंसान से बांटने की जो प्रवृत्ति इस देश में चल रही है 2014 के बाद में, देश के किसी भी हिस्से में, मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहता हूँ समाज के सभी वर्गों से, शांति ही अंततोगत्वा उसका एक रास्ता है। और मोहन भागवत जी ने खुद ने अभी 4 दिन पहले कहा कि हमको शांति से रहना चाहिए। सही है। और मुझे महात्मा गांधी की वो लाइनें याद आ रही है कि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सम्मति दे भगवान। हम सबसे अच्छी बुद्धि की कल्पना करते हैं कि हम हिंदू और मुसलमान, सिख, ईसाई में नहीं बटें। धार्मिक त्यौहार आज ईद का था, अक्षय तृतीया थी, उसके बावजूद जोधपुर के मारवाड़ इलाके में अगर ऐसी घटना हो जाती तो बड़ी चिंता की बात है। और अशोक गहलोत जो जननायक राजस्थान के, जिनका आज जन्मदिन मनाया गया 72वां, उनको जब ये पता लगा तो उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द करके वहां अपने उच्च स्तरीय दल को, जो राजेंद्र यादव जो हमारे राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं, उनके नेतृत्व में एक होम सचिव को हवा सिंह जो हमारे एडीजी लॉ हैं, हमने उनको भेजा वहां लॉ और ऑर्डर की। सवाल है कि जोधपुर में ऐसी घटना क्यों हुई? करौली से जो आग लगी वो राजस्थान के ईस्टर कैनाल इलाके में ही क्यों चल रही है? करौली के बाद में अलवर, अलवर के बाद में जोधपुर।
वो झंडा रात को 12 बजे किसने लगाया, किसने अफवाह फैलाई कि जालोरी गेट के ऊपर पाकिस्तान के झंडे लगा दिए गए। ईद का त्योहार पूरे देश ने आज मनाया है। मेरे को जानकारी मिली है कि वहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपना एक चांद का झंडा लगाया था और पाकिस्तान का झंडा नहीं था। ये भारतीय जनता पार्टी वाले भी जानते, पूरा जोधपुर का समाज जानता, लेकिन वहां एक अफवाह फैलाई गई कि पाकिस्तान के झंडे लग गए और पाकिस्तान के झंडे लगने के खिलाफ में उन्होंने जो घर घर जा करके कहा, रात को 12 बजे हजारों आदमियों की भीड़ हो गई, वहां पर तनाव पैदा हो गया। ऐसी जो अफवाहें फैलाने का काम है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अलावा ऐसा काम कोई नहीं कर सकता, क्योंकि 80 और 20 हनुमान चालीसा, कुरान, कब्रिस्तान, पाकिस्तान, शमशान, इनके नाम पर जब इनको वोट पड़ते हैं तो इनको ध्रुवीकरण में राज करने का मजा आता है। और आने वाले 2023 की जो सत्ता की जो दौड़ होने वाली है, उसमें सबसे पहले मैं एक बात और कहना चाहता हूं। आराम से आप अपनी बात कहिए, मंत्री आपकी पूरी बात मैं सुन रहा हूं और पूरी बात मनीष पारिक की भी सुनूंगा। शेखावत जो जोधपुर के सांसद है, हमारे देश के जल संसाधन मंत्री हैं, वो जोधपुर में थे। अरे आग अगर कहीं लग जाती है तो हमको सबसे पहले वहां उसको बुझाने का प्रयास करना चाहिए। सभी दलों को हमको सामंजस्य बैठाने की बात करना चाहिए। ठीक है, वहां पर गजेंद्र सिंह जी या सूर्यकांत व्यास या राजेंद्र गहलोत जो राज्यसभा के सदस्य हैं, वो उन्होंने कहीं कोई शांति की अपील नहीं की। उन्होंने तो यहां तक धमकी दे दी, ठीक है, कि अगर आपने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, एक वर्ग विशेष को गिरफ्तार किया जा रहा है और दूसरे वर्ग को गिरफ्तार नहीं किया, तो मैं वहां पर कर्फ्यू लगने के बावजूद जालोरी गेट पे धरना दूंगा। वहां ये भड़काऊ बयान अब शांति राजस्थान में शांति स्थापित करेगा या शांति को अशांति में मनीष पारिक को सुन लीजिए। मनीष जी बोलिए। जी, अब 2 पुलिस वालों को पीटा है, उनसे पूछ लो भाई किसने पीटा और कौन ने पथराव फेंका है। ये इनकी बर्थडे पे क्या हो रहा है, ये बर्थडे का गिफ्ट दे रहे। और कांग्रेस पार्टी के विचार आपने अभी सुने सारे कि ये इंसान, हैवान और शैतान। ये तो तुलसीदास जी ने पहले ही कहा है, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दिखता नहीं है, अधमाई पे उतारू है। और करौली में गिरफ्तार नहीं करते, वहाँ सतीश पूनिया जी को गिरफ्तार करते हैं और वो जो पत्थर फेंकने वाले वो खुले घूम रहे हैं। तो ये तो है ही। आप समझ रहे हैं किस तरह शास्त्री नगर में दंगा हुआ, किस तरह से वाहनों के शीशे तोड़े, एक भी आदमी गिरफ्तार नहीं हुआ। वो महेश जोशी जी वो छुड़ा ले गए उनको। हनुमान जी के मंदिर की डोली तोड़ दी, आ गए भीड़। तो ये तो कर ही रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इनको यही नहीं पता है कि जिम्मेवारी इनकी खुद की है। ये जिसके लिए कह रहे हैं जल संसाधन मंत्री जी, तो वहां पानी फेंक रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, ठंडक दे रहे हैं। आप खुद ही कह रहे हो कि एक समुदाय के लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये आप क्यों कर रहे हो? क्यों कर रहे हो? अरे हम क्या कर रहे हैं? आपने कहा के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब बराबर है, कानून के शिकंजे में सब आएंगे, भाषण भाई सब आएंगे। अरे रुको, शासन तो होता नहीं है, भाषण दे रहे हैं। आप ये पूछो कि ये मंदिर किसने तोड़े, तो कहते हैं अब आप नहीं तोड़े। ये भीड़ किसने बुलाई, ये भी इन्होंने बुलाई है। तो रामनवमी पे 144 की धारा लगानी पड़ रही है, इस्तीफा देना चाहिए ना आपको। अब सुनिए, देते नहीं है। और सबसे बड़ी बात, पथराव करने वाले खुलेआम घूम रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है सर, हम तो सभी को शांत रहने की अपील करेंगे। हमको जेलों में थोड़ी जाना है, ये ठोंस देंगे हमको उठा के। लेकिन जो लोग अपराधी हैं उनको तो आप पेश करवा दो। अब रुकिए, अब जरा मैं एक सवाल करता हूँ आपसे। मनीष, एक मिनट, तिवारी जी सुनिए। मनीष पारिक साहब, तिवारी जी ने ये आरोप लगाया अभी इस बहस में, हालांकि इससे पहले यह तथ्य अभी तक सामने नहीं आया है, कि वो झंडा बदलने की जो घटना थी उसके बाद में लोगों की भीड़ को आपने जुटाया। इसका ये इनके पास तथ्य कहाँ से आया, ये तो बेहतर तो तिवारी जी बताएंगे। लेकिन क्या इस घटना को लेकर के, तिवारी जी पहले आप अपना तथ्य रख दें, उसके बाद समझ में आए बात। कैसे बात ये कह रहे हैं आप कि इनके लोगों ने जुटाया, इनके लोगों ने लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाया? तिवारी जी, पाकिस्तान के नाम पर इस देश में अगर कांग्रेस को तुष्टीकरण के नाम पर कांग्रेस को अगर मुसलमानों की पार्टी बनाने का अगर श्रेय तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को है। अरे अगर वहाँ ईद का झंडा लगाया गया, चांद का झंडा लगाया गया, रात को 12 बजे हजारों आदमियों को, अगर भाजपा को है तो फिर नाकामी किसकी है? अगर श्रेय भाजपा को है तो फिर नाकामी किसकी है? इस पे तो आगे आऊंगा अभी मैं तिवारी जी, पहले तो ये क्लियर हो जाए। हालांकि एक मिनट महेश शर्मा जी, इस तरह की कोई भी घटना अगर होती है उसमें समस्या ये होती है
कि हम अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से कंक्लूजन पर जंप कर जाते हैं, अपने हिसाब से तथ्य गढ़ लेते हैं, अपने हिसाब से दावे हो जाते हैं, और जो सत्य है वो तो पता नहीं क्या कब सामने आएगा। एजेंसियों की जांच होगी, वो चीज़ें कानून के दायरे में पहुंचेगी, वहां से क्या बात निकल कर आती है क्या नहीं आती है, बहुत आगे की बात है, लेकिन तुरंत कंक्लूजन पे जंप कर जाते हैं। तिवारी जी जो बात बता रहे हैं मेरे लिए नई है, आपको भी इस बारे में जानकारी होगी, वहाँ क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। महेश शर्मा जी देखिए, जो बात ये आ रही है कि वो झंडा किसने लगाया क्या लगाया, ये आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक है, वो तिवारी जी को ज्यादा मालूम या मनीष जी को ज्यादा मालूम। मैं तो एक सीधी सी बात ये कह रहा हूँ कि सारा लक्ष्य जिस तरह से, एक तो ये ऐसा जो कृत्य हुआ वो निंदनीय है, समाज को बांटने वाला है। दूसरा एक ये है कि जब रात को ही तनाव हो गया तो ऐसी सूरत में कि इतने बड़े समूह एक दूसरे दिन जो जिस तरह से जो इकट्ठे हुए लोग इसको और जुलूस निकालने के लिए या नमाज पढ़ने के लिए जो भी कुछ हुआ है उसके लिए परमिशन किसने, परमिशन देने के लिए जो जिम्मेदार है, या तो अगर मान लीजिए शांति समिति की बैठक हुई और शांति समिति की बैठक है तो जब ये मान के चलिए कि हर एक व्यक्ति का इंडिविजुअल रूप से अपना मतलब उसकी मनोविज्ञान होता है और भीड़ में एक अलग से ही मनोविज्ञान हो जाता है। ऐसी सूरत में जब ऐसे मालूम है कि हिंदुओं का भी पर्व है और मुसलमानों को भी पर्व है, और जब सब लोग इकट्ठा होंगे, जुलूस निकलेगा, नमाज पढ़ेंगे, तो एक समुदाय विशेष दोनों ही मतलब क्या कहते हैं भड़कने की संभावना हो जाती है। ऐसी सूरत में क्या उस समय परमिशन या इस तरह का जनता कर्फ्यू नहीं लगाया जा सकता? स्थिति को संभालने के लिए दोनों वर्गों को बुला करके भाई न तो आप जुलूस निकालेंगे और न आप मतलब क्या कहते हैं वहाँ इकट्ठे होकर के नमाज जहाँ आपको पढ़ना है तो मस्जिदों के दायरे में रहे और या अपने घरों के अंदर पढ़ लें, राज्य क्योंकि यहाँ का वातावरण बिगड़े। अब आता है कि ये ऐसा हादसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसलिए इसके पीछे मोटिव जो मुझे जो लग रहा है वो मुख्यमंत्री को टारगेट बनाया करने के लिए था, क्योंकि आज उनका जन्म दिवस भी था। ऐसी सूरत में और गृह विभाग की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है, तो ये एक राजनीतिक रूप से प्लस वहाँ जो अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए वोटों को ध्रुवीकरण को लेकर के इस तरह को लेकर के एक नेता के व्यक्तित्व पर किसी तरह से लांछन लगे, इसकी ओर भी ये प्रयास हो सकता है। और इस तरह की मतलब क्या कहते हैं चीज पे भी घटना की जांच होनी चाहिए कि ऐसा क्या कारण था कि जन्म दिवस पर ये टारगेट बनाया है। तो ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि वोट एक को सत्ता में वापस होने का की चिंता सवार है और एक को मतलब सत्ता खोने का मतलब क्या कहता है ना उसका गम, ये गम होने का, ये सारी जो चीज आ जाती है तब एक आम लोकतंत्र में एक जो लोकतंत्र जिसका एक मत के छीना झपटी के लिए या उसे ध्रुवीकरण करने के लिए ये सारी चीजें होती है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है और देश की एकता को ये प्रभावित करती है घटनाएं। और जो जैसा कहा जा रहा है कि इस मामले में जांच हो रही है और जो दोषी लोग हैं उनको जल्दी से जल्दी मतलब क्या कहते हैं गिरफ्तार किया जाएगा, जो भी कुछ होगा। ये सोल्यूशन नहीं है, सोल्यूशन है कि घटना से पूर्व हमने वो ऐसे क्यों नहीं निर्णय लिए, Exactly. ये एक माहौल घटना से पूर्व हमने सतर्कता क्यों नहीं दिखाई। अब आपने कहा महेश जी ने कि एक दिन पहले रात को जब झंडे का मामला हो गया था तो दूसरे दिन की घटना को तो टाला ही जा सकता था ना, होना तो ये चाहिए था तिवारी जी कायदे से। आप कहते हैं करौली में भाजपा के मंसूबों की वजह से हिंसा हो गई, राजगढ़ में भाजपा की वजह से ऐसा हो गया, उसके बाद में जोधपुर में एक घटना का ट्रेलर हो जाने के बाद भी अगले दिन घटना हो जाती है अगर, तो फिर ये एजेंसीज की नाकामी कैसे नहीं है? तिवारी जी मैं स्वीकार करता हूं जेपी भाई आपके इस प्रश्न को, बड़ा मार्मिक प्रश्न है। जब रात को इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया था तो फिर वहां की पुलिस ने क्या किया, और इसीलिए जननायक अशोक गहलोत जी ने अपने जन्मदिन के सारे कार्यक्रमों को रद्द करके राजेंद्र गहलोत जी के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय हमने वहां भेजा है। वहां जांच का विषय होगा कि पुलिस की नाकामी थी या नहीं थी। लेकिन फिर मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का 80-20 का जो बाबा योगी ने देश के अंदर नया फार्मूला पैदा किया है,
2023 के आने वाले चुनाव में इनके मुख्यमंत्री पद के लिए अलग अलग चेहरे नजर आ रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत में एक प्रमुख रूप से। चलिए, आपका कहना ये है इलाके में कभी ऐसी घटनाएं हुई ही नहीं, अचानक ऐसी घटना होकर के आपका कहना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का सुनिए, आपका कहना यह है कि भारतीय जो आपकी पार्टी का बार बार कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के 80-20 के 90-10 का जो एजेंडा है उसको अमली जामा पहनाने के क्रम में ये घटनाएं एक एक करके होती जा रही हैं। पहले मनीष पारिक की प्रतिक्रिया ले लूं, फिर आपके पास आता हूं। बोलिए मनीष पारिक। बात ये आप समझ रहे हैं, नाकाम तो है ही, ये खुद ही कह रहे हैं कि हमसे हो नहीं पा रहा, इस्तीफा दो। ये अभी कौन यादव साहब का नाम सुना मैंने पहली बार, वो गृह मंत्री हैं कोई राजस्थान के, इस्तीफा दो, आपसे होता नहीं कुछ, और सुबह पहले आ जाते हैं। इसका कारण ये है जेपी साहब, जो दुष्ट हैं, जो दंडित होने चाहिए, वो खुले घूमते हैं, मंसूबे बढ़ते हैं, तो उसके कारण पकड़ में नहीं आते। महेश जी भाई साहब ने कहा उनको भी क्या है, दोनों पक्षों की बात रखना मजबूरी है, और यही मजबूरी इस मुसीबत की जड़ है। दंडित आदमी बच जाता है, इनको आप पार्टी से चिंता हो रही है, आपको बता रहे हैं कि सारा जो है भाजपा प्रायोजित है, ये सिलसिला है। मैं निवेदन कर रहा हूँ, 3 नाम सामने आए, मुसलमानों के वोट किसको चाहिए, फिर एक सिटी का नाम और जुड़ेगा, मुसलमानों फिर के एक वोट जिले का नाम और जुड़ेगा, मुसलमानों के वोट चाहिए, राजस्थान में आप ये सब करते जाएंगे, मुसलमानों के वोट चाहिए। आप पार्टी से डरे हुए हो, आप पार्टी वोट नहीं ले जाए मुसलमानों के, इसलिए चिल्लाओ जोर जोर से, उनको खुले छोड़ दिए, तुम मजे करो, उनको गिरफ्तार नहीं करेंगे और भारतीय जनता पार्टी से डरा दो, तो फिर वो सब लोग अभी आपके जननायक जी के उसमें आ जाएंगे और फिर आप चुनाव जीत जाओगे। मुसलमानों के वोट हमको थोड़ी चाहिए। अभी अगर दम है तो चुप होकर बात करो ना, सीधा सीधा नगर परिषद का प्रस्ताव किसका प्रस्ताव था, वहां पे गौरव पद का प्रस्ताव था, आपने वहां पे उसको नक्शे के नाम पे तोड़ा, आपके सस्पेंड को किया अधिकारी को, तोड़ने वाले सस्पेंड कर रहे हैं और कह रहे नगर निगम की गलती है। अरे प्रशासन है, तमाशा है, आप लगे तुम्हारे को या परशुराम जयंती के झंडे उतारे, ये झंडे तुम्हारे सर पे खड़ेंगे, याद रखना। ये परशुराम भगवान का लाइट मत माना, ये समझ गए आप मूर्ति के झंडे पाकिस्तान के झंडे लगा रहे, हम कहेंगे पाकिस्तान के झंडे लगा रहे, आपके देवता नहीं है परशुराम जी, सड़क को चौड़ी करने के नाम पर आप लोग फैसला करते हो। तमीजी की हद होती है, प्रशासन चलता नहीं है, जबरदस्ती लोगों को बचाने के लिए वोट, 2 टके के वोटों के लिए जो गिराया आपने अपनी इज्जत को, शर्म आनी चाहिए। आप पार्टी से डरे हो, आप पार्टी से डरे हुए हो, मुसलमानों के वोट आपकी मजबूरी है और आप यहाँ पे बदतमीजी कर रहे हो, आप बदतमीजी कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए। थोड़ा तसल्ली, अरे भाई ठीक है मनीष पारिक, थोड़े मनीष जी पानी पी लीजिए। मनीष जी काफी हो गया। आप तिवारी साहब सुनिए, तिवारी साहब, अरे तिवारी जी मेरे सवालों का जवाब दीजिए ना, सुनिए। पारिक साहब अगर ताकत है तो इकबालिया बयान कराओ उनका, किसने मारा, उनको गिरफ्तार कराओ। हो गया, अब सुनिए, एक मिनट सुनिए तिवारी जी मेरे साथ, पारिक साहब सुनिए ना, तिवारी जी आप तो मुझे ये बताइए, मान लिया इनकी पार्टी भी मानती है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ इस डिबेट में आपने और मैं नहीं मान लिया, इनकी पार्टी मानती है कि हाँ वो हिंदू हित रक्षक है, उसकी व्याख्या आप किसी भी तरीके से कर लें, लेकिन अगर हिंदू हित रक्षक जो एक अच्छा सा शब्द है, संसदीय शब्द है, यहाँ बोला जा सकता है, उसकी आड़ में वो सब कुछ भी हो रहा है जो नहीं होना चाहिए, तो उसका इलाज क्या ये है कि आप इनके ऊपर आरोप लगाते रहें, आप ये कहते रहें कि साहब भारतीय जनता पार्टी करा रही है बात। एक मिनट पारिक साहब, तो भारतीय जनता पार्टी करो, एक मिनट पारिक साहब सुनिए ना, आप एक मिनट सुनिए। तो तिवारी जी ये इलाज तो नहीं होगा, ये इलाज अगर होता तो ये इलाज तो और राज्यों में भी होता जाता, और ये इलाज अगर है आप ये मान करके चल रहे हैं तो दूसरे राज्यों के परिणामों से आपको सबक लेना चाहिए। यही निपटने का तरीका यही है क्या? आपने कहा कि कांग्रेस का की जो एक हिंदू विरोधी छवि गढ़ दी गई उसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को जाता है। अरे भाई उसका श्रेय किसी को भी जाए, आपकी नाकामी नहीं है क्या है ये कि आपको एक विशेष समुदाय के साथ कांग्रेस को जोड़ दिया गया कि सब कांग्रेस को तुष्टिकरण करती है। जेपी साहब 1885 में कांग्रेस की पैदाइश आप मुझे बता देंगे, मुझे समझा देंगे, और मुझे तो पहले से समझ में आता है। नहीं है, आप पैदा ही नहीं होते तो अच्छा था। नहीं चाहिए, कानून का राज चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता का जो खून बोलो जोर जोर से। देश में 3 बार भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे, लेकिन 2014 के बाद में जो देश के अंदर वातावरण बना
वो देश में तुष्टीकरण के नाम पे कांग्रेस। अरे बात सही है तिवारी जी, मेरा सवाल तो ये है कि अरे सुनिए तिवारी जी सुनिए, पारिक साहब एक मिनट सुनिए, पारिक साहब सुनिए, तो मामला आपके पास रहने वाले के जमाने में जयपुर में 200 मंदिरों का आपने तोड़वाया, सब तोड़वा दिया, सब कर दिया। जवाब तो दो। अरे सुनिए तो तिवारी जी, तो आपसे मांगेंगे। पारिक साहब एक मिनट तसल्ली रखिएगा, मैं आपको कहूंगा तब बोल लीजिएगा। तिवारी जी ये सारी बातें हो गई, मान ली ना मैंने, तो मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि इससे बचने का तरीका क्या है। ये जो पैंतरा है भारतीय जनता पार्टी का, इससे बचने का क्या यही तरीका है कि भारतीय जनता पार्टी ये करना छोड़ दे, तब तो ठीक है, नहीं तो अगर ये करेगी तो यही होगा, आप नहीं बच पाएंगे इससे। संविधान के अनुसार चलना चाहिए जेपी साहब। तो आज देश के अंदर जो कुछ हो रहा है, एग्जैक्टली यही तो बात मैं कह रहा हूँ, एग्जैक्टली यही बात मैं कह रहा हूँ। पारिक साहब आप तसल्ली तो लीजिए, पारिक साहब आप पानी पीजिए, सुनिए पारिक जी पानी पीजिए। तिवारी जी तिवारी जी तिवारी जी तिवारी जी सवाल यही तो आ रहा है, आप भारतीय जनता पार्टी का कुछ नहीं कर सकते, वो एक राजनीतिक पार्टी आप पर हमले भी करेगी और अपने लिए गुंजाइश भी ढूंढेगी। आप मतदाताओं को समझाते हैं, वो मौका 5 साल में एक बार आता है, तो जो आप डे टू डे में कर सकते हैं उस नाकामी पर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा है? कैसे, महेश शर्मा जी आप सुन रहे हैं मेरी बात, अगर गलत हो तो आप ठीक करिएगा। कैसे इस प्रदेश में पिछले 1-1.5 महीने के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें करौली की घटना, जिसमें राजगढ़ की घटना, जिसमें अधिकारियों की जिम्मेदारी भी निकली, आप भारतीय जनता पार्टी को तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराते ही हैं। कैसे एक सर्कुलर को यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर देने से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा मुद्दा मिल गया, कैसे एक सर्कुलर को यूं का यूं कॉपी पेस्ट कर देने से एक जाति विशेष ने मुद्दा उठा दिया, एक अधिकारी को आपको निलंबित करना पड़ा कि वाहन पर ये ना लिखवाएं। तो ये सब चीज़ें जो हो रही हैं, इनको अगर आप नहीं कस सकते, जो कि आपके अधिकार में है, जो कि आपके अख्तियार में है, कल रात की जो घटना हुई, एक दिन पहले की जो घटना हुई, उसके बाद आज उस मामले को संभाला जा सकता था, आज उस मामले को नियंत्रित किया जा सकता था, नहीं किया जा सका। ये सब तो आपके अख्तियार में है ना तिवारी जी। भारतीय जनता पार्टी तो ठीक है अपनी जगह, उस पर तो आप आरोप लगाएंगे ही लगाएंगे, हमले करेंगे ही करेंगे, वो भी आप पर करेंगे, लेकिन जो आपके दायरे की चीज़ें हैं उनको ठीक करने का की भी चिंता करेंगे क्या तिवारी जी? मैं फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने उच्च स्तरीय हमने समिति गठित करके भेजा है, जो भी कुछ आज प्राथमिकता ये है कि जोधपुर में अमन और चैन रहना चाहिए। जोधपुर में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस के नेताओं को आपस में सौहार्द के साथ, ये आदर्श की बातें तो बहुत अच्छी हैं, ये तो सब बोलते हैं, ये तो सब बोलते हैं, कौन दोषी है, ये आदर्श की बातें तो सब बोलते हैं, फैसला तो अब असल मसला तो ये है कानून के तिवारी जी। अब सुनिए, अब एक मिनट सुनिए, अब ठीक है तिवारी जी सुनिए। महेश शर्मा जी, करौली जब हुआ किसी को पता नहीं था कि राजगढ़ में भी कोई बात होगी, राजगढ़ जब हुआ तब किसी को ये पता नहीं था कि जोधपुर में भी कुछ होगा, आगे पता नहीं कहाँ होगा। अगर हम ये मानते हुए कि ये तो होगा ही, ये तो भारतीय जनता पार्टी की चाल है, इस चाल में लोग फंस जाते हैं, ऐसे करके तो नहीं बैठ सकते ना। जोधपुर के बाद कोई अगला अंक नहीं आ जाए इस सिलसिले का, इसके लिए तो तैयार रहना पड़ेगा ना महेश शर्मा जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राज्य सरकार की भी और प्रशासन की भी का भी दायित्व है कि वो हमारी जो भाईचारा और सौहार्द का वातावरण उसको बिगड़ना न दे। ऐसी सारी जो संभावनाएं या आशंकाएं होती है उसके प्रति वो बहुत गहराई से सावधान रहे, सतर्क रहे। ये घटनाएं, कुछ घटनाएं ऐसी होती है कि जिसको आप अत्यधिक छूट देने की वजह से भी ये घट जाती है। तो ऐसी सूरत में सिर्फ आप ये सरकार का या प्रशासन पे ही नहीं छोड़ सकते, हम सब नागरिकों का, समाज के जो भी जो नेता वगैरह जो हैं, इनको भी आगे आना चाहिए कि यहाँ देश की एकता के लिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए प्रेम सौहार्द का और वातावरण होना बहुत जरूरी है, और ऐसी प्रवृत्तियों पर कैसे रोक लगे इसके लिए हमें इसकी ओर ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो हमारे लोकतंत्र की बुनियाद, ये देश की एकता के लिए बहुत खतरनाक चीज है। पारिक साहब, आप लगातार, आप तो ये स्पष्ट रूप से स्वीकार करते ही हैं, हिंदू हित रक्षक पार्टी आपकी है, सनातन धर्म की रक्षा के लिए आपकी पार्टी का अभ्युदय हुआ है। आप ये भी कहते हैं मौके पर, मतलब गाहे बगाहे, कि साहब जो लोग 20% जो लोग हैं वो सब्सिडी के ऊपर भार बने हुए हैं बाकी सब लोगों के ऊपर, उनके यहाँ बहुत कम इनकम टैक्स देने वाले हैं, वो सिर्फ खाते हैं दूसरे लोगों का कमाया हुआ। यानी 80% जो लोग हैं, जो मेजॉरिटी है, वो कमा रही है। मेजॉरिटी की तकलीफ़ों का भी अंदाज़ा आपको इसके साथ साथ होगा। मेजॉरिटी को जो झंडे और नारे और इन सब से परेशानी हो रही है, उसके अलावा आटे दाल के भाव से भी परेशानी हो रही होगी, महंगाई से भी परेशानी हो रही होगी, पेट्रोल डीजल के भाव से भी हो रही होगी, बाकी चीज़ों के भाव से भी हो रही होगी। अब केवल ये कह के तो काम चलेगा नहीं कि भोपाल से ज़्यादा जयपुर में महंगा है पेट्रोल। भाई भोपाल में भी महंगा तो है ही, जयपुर से 2 रुपये कम होगा,
तो कुल मिलाकर, और बात सिर्फ पेट्रोल डीजल की भी नहीं है, बात तमाम चीज़ों की है जो हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। तो जिस तत्परता के साथ इस तरह की धार्मिक सुरक्षा के मुद्दों को आप संभालते हैं, उसी तत्परता के साथ वो तत्परता थोड़ी उधर भी तो दिखाइए, जहां आदमी को सुबह से शाम तक सुरक्षा तो एक चीज़ है, उसको जीना भी है, सांस भी लेनी है, खाना भी है, पीना भी है, रहना भी है। उस तरफ क्यों नहीं ध्यान जाता पारिक साहब? नहीं, उसका भी मैं निवेदन करूं कि जो बात हो रही है वहाँ पे जो कार्रवाई करनी है आर्थिक तौर पे वो करते ही हैं, लेकिन इसके नाम पे यहाँ के अपराधियों को नहीं छोड़ा जाना चाहिए। मुसीबत जान है तो जहाँ तिवारी जी मेरे को एक सवाल करने दीजिए, मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा तिवारी जी। मैंने आपको निवेदन यही किया। दो बातें हैं। अभी तो लोगों को लगता है राजस्थान में ऐसा क्यों रहा है, तो इससे प्रॉफिट मोटिव देखो आप, तो ऐसा गहलोत जी को सोनिया जी हटा सकते हैं, तो अगर हालात खराब होंगे तो नहीं हटेंगे वो, लोगों को ये लगता है, ये जनता तो ये कह रही है। दूसरी बात ये थी कि आप पार्टी आ रही है, वो मुस्लिम वोट ले सकती है, तो उसको पोलराइज करो, तो आप कुछ नहीं करें तो ये सब लोग कांग्रेस को स्टिक रहेंगे कि कांग्रेस के साथ ही रहना है अपने को। तो ये दोनों बातें हैं। नहीं, ये जो बातें चल रही है यहाँ पे, इससे बीजेपी को तो बेनिफिट नहीं है ना सर। प्रॉफिट मोटिव इज द मेन मोटिव बिहाइंड द। तिवारी जी अब आप आपस में बतौलिएगा, समय बहुत कम बचा है मेरे पास। तिवारी जी 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए। जेपी साहब आपने बहुत प्रासंगिक प्रश्न किया, जवाब नहीं दे रहे मनीष पारिक। देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, देश के अंदर महंगाई बढ़ रही है, देश के ज्वलंत मुद्दों में बेरोजगार नौजवानों के साथ में जो धोखाधड़ी कर रही है देश के प्रधानमंत्री ने, अब प्लीज आप सुनिए तिवारी जी को लेकर के आज देश में अब एक मिनट चल रहा है। मैंने आप दोनों से पहले निवेदन किया था कि आप सुन लीजिए। महेश शर्मा जी सुनिए, तिवारी जी 2 करोड़ हर साल रोजगार, तिवारी जी सुनिए। अरे तिवारी जी हजारों बार ये बातें होगी, 2 करोड़ की बात 2 करोड़ वैसों में हो चुकी। सुनिए तो अब आप आपको मैंने पहले कहा था, महेश शर्मा जी आम आदमी पार्टी का जो इस बहस में आम आदमी पार्टी की एंट्री मनीष पारिक साहब ने करवाई, महेश शर्मा जी, क्या ये आकलन सही है कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी ठेकेदार बनेगी मुस्लिम वोटों का या कांग्रेस ही रहेगी? इसको लेकर कहीं कोई सियासी बीज पनप गए हैं? ये सवाल इसलिए मौजूद हो जाता है कि आम आदमी पार्टी ने तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ा था, आम आदमी पार्टी को वहाँ कुछ नहीं मिला, उत्तराखंड में भी लड़ा था और गोवा में भी लड़ा था। मुस्लिम वोटों ने ये तय कर लिया है कि वो जो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने वाली पार्टी होगी उसको वोट देंगे राजस्थान में। क्या आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी कहीं विकल्प ना बन जाए, इसकी चिंता कांग्रेस को करनी चाहिए? देखिए बिल्कुल सही है कि आप पार्टी अभी जो है उसका जो टारगेट है छोटे राज्यों का है। राजस्थान जैसे बड़े राज्य जहाँ पे जाति और संप्रदाय की बातें आती है उसमें इतनी वो पेट नहीं बना पाए। तो एक ये बात है कि अभी आपकी वो वजूद में आ जाए, खड़े हो जाए, वो बात अलग है, लेकिन अभी उसका वजूद तीसरे फोर्स का नहीं रहा है। अभी आप ये देखिए इससे तो ज्यादा मतलब बसपा की पार्टी का लगाए जो राजस्थान में जो 2 बार लगातार 6 विधायक जीत के आए थे और उनका किस तरह से हश्र हुआ तो किस तरह से मतलब दूसरे पार्टियों में जाकर के विलीन हो गए। तो ये अभी तीसरा मोर्चा या तीसरी पार्टी के रूप में कोई अस्तित्व अभी नहीं बनेगा। लेकिन अगर ये इस तरह के जो हालात सांप्रदायिकता और ये वगैरह बढ़े तो ये हालत अपने आप ही फिर तीसरी विकल्प की और जनता का ध्यान जा सकता है। ठीक। तो अगर पार्टी दोनों के लिए खतरा है, भाजपा के लिए भी खतरा है तो कांग्रेस के लिए भी कम खतरा है। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए कि राजस्थान में शांति, सौहार्द और भाईचारे का वातावरण बन रहे और आम आदमी को उसके ज्वलंत मुद्दों का समाधान मिले, आम आदमी को राहत मिले, इस और सभी पार्टियों को वोट करने की जरूरत है। अमन चैन कायम हो और अमन चैन स्थायी हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।